हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जेई टेस्ट नंबर 1 के सॉल्यूशंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 19 to 24 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द मेटल इज हाउ मच। ये तो काफ़ी आसान है। यदि वर्क फंक्शन दिया हुआ है तो इसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इस तरह से रिलेटेड है। फाई को हम लिख सकते हैं SC बाई लेमडा नॉट। लेमडा नॉट ही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है और वही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं SC बाई 5 और SC का वैल्यू भी दिया हुआ है 42। यूजुअली हम 1240 लेते हैं। 1242 दिया हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होता है। इसका यूनिट देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, एनर्जी और मीटर। और नीचे में जो फाई है, फाई का वैल्यू 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट चला गया। अब जो भी आया वो हमारा नैनोमीटर है। इतना इसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 टाइम्स में, 2 टाइम्स 6 1200, 600 एक्चुअली, और 7 टाइम्स 6 42, जो जस्ट 600 नैनोमीटर आया, वो आपका आंसर हो गया 600 नैनोमीटर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बुलेट पेनेट्रेट्स ए वुडन टारगेट and loses 1/4 of its energy in penetrating 5 सेंटीमीटर। तो ये एक वुडन ब्लॉक है। ये हम उसका क्रॉस सेक्शन दिखाते हैं। ये कुछ ज़्यादा लंबा है। इसमें से 5 सेंटीमीटर तक जब चलता है, बुलेट यहाँ से आया, ये बुलेट है। इसका स्पीड मान लेते हैं u है, इसका जस्ट पेनेट्रेट करने से पहले, और 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। 5 सेंटीमीटर ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। ये 5 सेंटीमीटर में आने के बाद इसका स्पीड कितना हो गया? स्पीड कितना हुआ वो नहीं बताया, लेकिन उसने कहा कि इसने 1/4 ऑफ एनर्जी जो है सो लूज कर दिया। तो यहाँ पर एनर्जी जो है इसका मान लेते हैं कुछ भी है E0। तो यहाँ पर एनर्जी हो गया E0 बाय 1/4 लूज कर दिया, तो 3/4 बच गया। इतना एनर्जी यहाँ पर इसके पास 1/4 उसने लूज किया है। जो भी एनर्जी है उसका इतना लूज किया, तो जो बच गया है 3/4। हाउ फार फर्दर बुलेट विल पेनेट्रेट द टारगेट बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। यहाँ से आगे जो है सो कुछ डिस्टेंस और चलेगा और उसके बाद में ये रुक जाएगा। यहाँ पर आके ये रुक गया, मतलब एनर्जी यहाँ पर 0 हो गया। यहाँ पर एनर्जी कितना है? E0। यहाँ पर एनर्जी कितना है? 3E0/4। यहाँ पर एनर्जी 0 है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका स्पीड कितना है? u। यहाँ पर एनर्जी कितना है? इसका वेलोसिटी, कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो 0 है। ये कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी है, एनर्जी है, वेलोसिटी है। और ये कौन सा एनर्जी है? ये जस्ट काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर कहीं तो पोटेंशियल एनर्जी का बात हो नहीं रहा है। तो जो भी एनर्जी है वो केवल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालें? ये डिस्टेंस हमसे पूछा गया है, कितना और डिस्टेंस चल के रुक जाएगा, एस का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए, जब यहाँ से इसमें जब पेनिट्रेट कर रहा है तो इसको एक रेजिस्टेंस वुडन ब्लॉक जो है वो ऑफर कर रहा है। और वो रेजिस्टेंस जो है सो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, जब तक वो चलता है तो हर जगह सेम रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो यदि वो रेजिस्टेंस में यहाँ पता हो जाए तो वही रेजिस्टेंस यहाँ यूज करके हमें डिस्टेंस निकाल लेंगे। मान लीजिए वो रेजिस्टेंस जो है सो A है। तो देखिए यहाँ से स्पीड जो है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हम ABC कह दें। C पर रुक गया। AB मोशन को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट केस में। फॉर्मूला लगाएंगे v² = u² - 2as। ये फार्मूला लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है, मैंने जो फोर्स लग रहा है उस पर, वो कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन में कहा है यूनिफॉर्म रेसिस्टेंस है, तो इसके लिए फार्मूला लगा सकते हैं। यदि ये रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता तो हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते, तब हमें कैलकुलस यूज करना होता। तो यहाँ पर आकर उसका वेलोसिटी कितना हो रहा है वो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, जिसको अभी v बोल रहे हैं, और यहाँ पर शुरू में u है। तो ये एक्सलेशन यहाँ पर हमें आ गया u² - v² / 2s। इसको S1 कह देते हैं, पहला वाला जो है सो S1। ये हमें एक्सलेशन मिल गया। यही रिटार्डेशन, एक्चुअली ये रिटार्डेशन हमें मिल गया है। ये रिटार्डेशन में पता है, सेम रिटार्डेशन यहाँ पर लगेगा। तो B to C में हम चलते हैं। अब यहाँ पर सेम फार्मूला लगाना है, कोई और तो फार्मूला लगाना नहीं है। यहाँ पर रुक गया है, फाइनल स्पीड 0 है। इनिशियल स्पीड, यहाँ पर स्पीड कितना है? v वाला। देखिए स्पीड जो है v है यहाँ पर। ये एक्सलेशन सेम है। और अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? s। ये हमसे यही s पूछा गया है। तो s में
पता चल गया वी स्क्वायर बाई 2a। ए का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं 2a, ए का वैल्यू हुआ 2 टाइम्स यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 2s1। ये खत्म। तो इस तरह से s का वैल्यू हमें पता चल गया वी स्क्वायर टाइम्स s1 बाई यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। लेकिन अभी जो हमारा आंसर है वो वेलोसिटी के टर्म में है और हमें वेलोसिटी नहीं दिया है, हमें केवल एक वैल्यू दिया है s, जो जिसको हम s1 कह रहे हैं, s1 कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर ये दिया है, और ये सारी चीज़ें नहीं दिया है। उसने केवल ये कहा है कि जो लॉस हुआ एनर्जी है वो 1/4 लॉस है। तो हमें इसका वेलोसिटी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर तो एनर्जी हमें दिख रहा है, राइट, या फिर वेलोसिटी हम निकाल लेते हैं एनर्जी के टर्म में। यहाँ पर देखिए यू को निकाल सकते हैं ई नॉट के टर्म में और भी को भी निकाल सकते हैं ई नॉट के टर्म में। तो हम यहाँ पर वही करने जा रहे हैं। ई नॉट कितना है, हाफ एम यू स्क्वायर। तो यहाँ से यू स्क्वायर का वैल्यू हमें पता चल गया 2e बाय एम। यहाँ से एनर्जी कितना है 3e नॉट बाई 4 और ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ वेलोसिटी कितना है, इस जगह पर वेलोसिटी भी है वी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें वी स्क्वायर पता चल गया, कितना हो गया 3/2 ई नॉट बाई एम। ये दो इधर आ गया और एम नीचे है 3e नॉट बाई एम। यू स्क्वायर और वी स्क्वायर ये दोनों हमें पता हो गया, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारा आंसर। वी स्क्वायर की जगह पर लिखते हैं 3e नॉट बाई 2m। s1 का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, बाद में लिखेंगे। और नीचे में यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करना है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ भी 2m, यहाँ भी 2m, नीचे में उसको हम कॉमन कर लिए। इसमें क्या बचा, ये ई नॉट है एक्चुअली, 4e नॉट माइनस 3e नॉट। अब इसका जो फाइनल वैल्यू आया उसको आप लिखिए, ये हो गया 3e नॉट बाई 2। ये जो फैक्टर आउट होता है उसे फैक्टर आउट कर देते हैं। ये तो चला गया, यहाँ पर बचा 3e नॉट टाइम्स s1 और नीचे में कितना है 1e नॉट। तो फाइनली आया 3s1। s1 है 5 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर और जाएगा। ये आपका आंसर है। इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं और वो ज़्यादा इजी होना चाहिए। वो दूसरा मेथड है कि हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लेंगे। हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, और कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये दोनों के बीच में रिलेशन है। वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो काम करता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहाँ पर केस 1 5 सेंटीमीटर में उसका एनर्जी जो है सो ई नॉट से कितना आ गया, ई नॉट बाय 3 ई नॉट बाय 4, राइट, इतना आया। ई नॉट बाय 4 जो है सो लॉस है, ये लॉस हुआ है, 1/4 एनर्जी लॉस हुआ है। और सेकेंड केस में ये 3 ई नॉट 4 से एनर्जी कितना आ गया 0। तो यहाँ पर जो लॉस है एनर्जी, ये तो काइनेटिक एनर्जी है ना, तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, लॉस जिसका हम कर रहे हैं वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, वो कितना हो गया, ये टोटल का टोटल कम हो गया। फाइनल माइनस 3 ई नॉट बाई 4, इतना लॉस हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर कितना लॉस हुआ है, ई नॉट बाई 4। क्वेश्चन में बोल दिया कि ये 1/4 जो है सो लूज कर गया, इतना लॉस हुआ है। ये माइनस है, लॉस है इसलिए माइनस है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, माइनस ई नॉट बाई 4। और वर्क डन कौन कर रहा है, जब ये बुलेट इस
प्लैंक में जा रहा है, इस वुडन ब्लॉक में जा रहा है, तो वुडन ब्लॉक एक रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, और रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस फोर्स हर जगह सेम है। मान लेते हैं वो फोर्स जो है एफ है, और वो कितना डिस्टेंस तक चला। सो फर्स्ट टाइम जो है सो S1 तक चला 5 सेंटीमीटर फोर्स ऑपोजिट, और ये दोनों का डायरेक्शन जो है 5 सेंटीमीटर है, ऑपोजिट है तो माइनस दे सकते हैं। सेम काम यहाँ पर कर रहे हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इसका टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम है ये। और वर्क डन कितना हुआ, फोर्स लग रहा है F, ये कितना डिस्टेंस चला है S, और दोनों के बीच का जो एंगल है, फोर्स जिधर लग रहा है और ये जिधर चल रहा है 180 डिग्री आउट फेज है वो दोनों। फोर्स लग रहा है इधर लेफ्ट साइड में और बुलेट चल रहा है राइट साइड में, इसलिए तो रुक रहा है। और वर्क कितना इसका काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, -3E0/4। ये दोनों से F को हटा देना है, एक से दूसरे को डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पर S का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। तो FS डिवाइडेड बाय F5 3E0/4 डिवाइडेड बाय E0/4। अब यहाँ से F चला गया, E0 चला गया, 4 चला गया, तो S आ गया 3 × 5, सो 15 सेंटीमीटर। ये उससे ज़्यादा बेहतर है, जहाँ पर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना है। इस केस में पूरा इसका जो है सो अंदर में जाके उसका वेलोसिटी निकालना है, ये सारी चीज़ें करना है, और उसके बाद बना सकते हैं। वेलोसिटी निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पर जो है आप जहाँ पे हमसे मल्टीप्लाई कर देते तो एनर्जी ही बन जाता है। यहाँ पर कितना एनर्जी है इस शुरुआत में और बाद में कितना एनर्जी है, और डिफरेंस दिया हुआ है, तो उस तरह से हम इसको भी बना सकते थे, यहाँ से भी बना सकते थे, वेलोसिटी निकालने की ज़रूरत नहीं। तो जो भी आपको पसंद आए बना सकते हो। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस सेक्शन बी का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको आंसर जो है सो एक इंटीजर के रूप में देना है। यदि इंटीजर एक्जेक्ट नहीं है तो नियरेस्ट इंटीजर में आपको आंसर करना है। एक सबमरीन डाइव्स H=1000 मीटर, 1 किलोमीटर, ये बहुत गड्ढा है, उतना में तो यूजुअली सारे सबमरीन टूट फूट जाएंगे। इनटू द ओशन, एज्यूम सबमरीन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ए क्यूब फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन, द परसेंटेज डिक्रीज ऑफ द साइड ऑफ द सबमरीन इज, कितना परसेंट उसका, यदि क्यूब के रूप में मान लें, क्यूब तो नहीं रहता है लेकिन यदि क्यूब के रूप में हम मान लें तो कितना उसका साइड जो है सो डिक्रीज करेगा। टेक कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज कर दिस मच, वाटर का कॉम्प्रेसिबिलिटी नहीं होना चाहिए, ये कॉम्प्रेसिबिलिटी जो है जिस मटेरियल का बना हुआ है सबमरीन उसका होना चाहिए, तो यहाँ पर उसका स्टील का ले लेते हैं। अब वैल्यू तो चेंज करेगा लेकिन हम मान लेते हैं सेम है। वाटर भी जो है सो हाईली इनकॉम्प्रेसिबल है, वो कॉम्प्रेस्ड नहीं होता, वैसे ही स्टील भी हाईली इनकॉम्प्रेसिबल है, वो कॉम्प्रेस जल्दी नहीं होना चाहता, बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा कॉम्प्रेस करने के लिए। वाटर का डेंसिटी दिया हुआ है तो पता ही है 1000 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर, और G का वैल्यू 10 ले लेंगे। तो क्वेश्चन है कि कितना, ये जो यदि हम सबमरीन को एक क्यूब माने तो उसका साइड कितना परसेंटेज कम हो जाएगा, कितना वो सिंक करेगा, परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा, कितना चेंज करेगा। तो इसके लिए कैसे हम निकालेंगे। बल्क मॉडुलस जो है वो कितना होता है, बल्क मॉडुलस जो है सो होता है चेंज इन प्रेशर बाय वॉल्यूम में जो चेंज आता है, ये बल्क मॉडुलस है। और बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल ही ये कॉम्प्रेसिबिलिटी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/chi इक्वल टू दिस मच। और यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये जो वॉल्यूम यहाँ पर है, ये वॉल्यूम किसका है, ये सबमरीन का है, और सबमरीन अब हमारा क्यूब के रूप में है, तो हम इसको क्या लिखें, 1/chi इक्वल टू, ये प्रेशर है, ये हो जाएगा कितना, डेल भी कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम जो है सो A क्यूब है, तो इसमें जो थोड़ा चेंज जो वॉल्यूम में होगा वो कितना हो जाएगा 3A², थोड़ा चेंज इन A वो लिखेंगे, तो ये हो गया। और डेल भी बाय भी कितना हो जाएगा, यहाँ से ये डायरेक्ट यहाँ निकाल ही लेते हैं, ये हो जाएगा जो भी वैल्यू आया सो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम यहाँ पर है, तो वॉल्यूम जो है सो A क्यूब है, तो ये आया 3ΔA/A, ये वाला आया। तो इधर से हटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ये हो गया प्रेशर, और ये जो वैल्यू है 3ΔA/A, यही है फ्रैक्शनल चेंज इन उसका साइड। तो यहाँ से हम इसको निकाल लें सिंपली, -ΔA/A, माइनस मतलब डिक्रीज इन फ्रैक्शनल चेंज ऑफ साइड ऑफ सबमरीन। ये कितना आया, ये आया
काय डेल्टा पी बाई 3, बस यही। और डेल्टा पी जो है सो चेंज कितना है प्रेशर में, जब सरफेस से 1 किलोमीटर नीचे जाता है तो प्रेशर में कितना चेंज होता है, प्रेशर में जो भी चेंज होता है वो केवल पानी की वजह से होता है। और पानी का प्रेशर की पानी की वजह से जो प्रेशर है वो कितना है, रो जी एच, रो है वाटर का डेंसिटी, ये हाइट है, सब कुछ यहाँ पर पता है। तो हमें ये डिक्रीज जो है सो परसेंटेज डिक्रीज पता चल गया। अभी फ्रैक्शनल डिक्रीज है, परसेंटेज डिक्रीज में लाना है परसेंटेज डिक्रीज, तो हमें इस चीज़ को 100 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। इतना 100 बस इतना परसेंट, 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज लिखे, ये दोनों मिला के 1 हुआ। तो यहाँ पर जस्ट मुझे कितना लाना होगा, रो डब्ल्यू जी एच टाइम्स 100%, यही हमारा आंसर है। इसका वैल्यू कितना है, 4.6 टाइम्स 10⁻⁻10 बाई 3। रो डब्ल्यू 1000 किलोग्राम है, जी 10 है, ए 1 किलोमीटर है, 100%। अब देख लीजिए ये कितना आया, 1.5 समथिंग 33 ऐसे। और इधर कितना आया, ये 0 है, 3 3 6 7 और 2 9, 10⁻⁻1 इतना परसेंट, -0.1533%। आंसर में कैसे दिखा है, टाइम 10⁻² लिखना है मुझे, तो ये हम इसको लिख सकते हैं 15 टाइम्स 0.33 टाइम्स 10⁻²%। अब इंटीजर वैल्यू लिखना है, तो इसका इंटीजर वैल्यू हमें 15 या 16 क्या लिख सकते हैं, 15 लिखना होगा, 16 नहीं है, राउंड नंबर कर दिया, 15 टाइम्स 10⁻²%। तो इतना जो है सो कम हो जाएगा उसका साइड, ये बहुत कम है, ये आपका आंसर हो गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 masses, each of mass m is equal to 1 kg is placed at the vertices of a rhombus of side 2 meter. The moment of inertia of the system about an axis that is perpendicular to the plane of the rhombus and passes through a vertex where interior angle is theta is equal to 60 degree. ये रोम्बस है और इस रोम्बस का चारों साइड सेम होता है। मान लेते हैं इसका साइड L है और इसका जो वर्टेक्स है ये दोनों अलग अलग होता है। यहाँ पर जो एंगल दिख रहा है ये कितना है, 60 डिग्री, और यहाँ पर एंगल जो है वो हो जाएगा 120 डिग्री, राइट। तो 120 ये डायगोनल उसको इक्वल में डिवाइड करता है, ये 60, ये 60, ये हो गया 30, ये हो गया 30। और ये एक ऐसा कि किस एक्सिस के अबाउट मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उस एक्सिस के अबाउट, या इस जो इसका एक कॉर्नर से होकर पास करे, उस कॉर्नर से जहाँ पे एंगल 60 डिग्री बनाता है, ये 60 डिग्री, इसके अबाउट नहीं, इसके अबाउट, ठीक है। तो ये हमारा आई जेड ले लेते हैं, यहीं पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मासेस कहाँ कहाँ है, एक मास यहाँ है, सभी के केजी का है, ये सारे मासेस हैं और इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो इसको हम मासलेस मान लेंगे, मासलेस। यदि ये कनेक्टेड है तो, और नहीं कनेक्टेड है तो नहीं कनेक्टेड है। ये चारों जो मासेस हैं उसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, सिंपली सोच लीजिए कनेक्टेड नहीं है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सिंपली सभी मासेस का डिस्टेंस, इससे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस, उसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं और सम कर देंगे। यहाँ 4 है, i = 1 to 4, 4 है, 1 2 3 4। मास सबका 1 kg है, 1 kg लिख देंगे और डिस्टेंस सबको पता करना होगा। अब ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, सबका डिस्टेंस पता कीजिए। रोम्बस का साइड जो है सो 2 मीटर है, L का वैल्यू 2 मीटर दिया हुआ है, तो बाकी सारे जो डिस्टेंस है वो भी L के टर्म में निकालिए। ये कितना है 2, ये कितना है 2, केवल इसको मुझे निकालना है। अब ये कितना होगा निकालना है, ये बड़ी बात तो नहीं है। हमें ये पता है कि रोम्बस का जो डायगोनल है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर बाइसेक्ट करते हैं। ए और ए दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, लेकिन ये दोनों डायगोनल सेम नहीं है। दोनों डायगोनल सेम होने का मतलब है ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये एंगल 30 डिग्री है, ये L है और ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा,
इसको जो है हम यहाँ पर ऐसे दिखाते हैं, ये हो जाएगा L cos 30 डिग्री। ये L है, ये 90 डिग्री है, तो एंगल के एडजेसेंट जो साइड होता है वो cos होता है। कोई भी वेक्टर ले लीजिए L, और जिधर हमारा एंगल है, इधर एंगल हमारा है, तो इसके इधर जो कंपोनेंट है यहाँ पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो हो जाएगा L cos थीटा, और इसके सामने वाला जो है वो L sin थीटा। तो एडजेसेंट टू एंगल L cos थीटा, वही मैंने लिखा L cos थीटा, वो कितना आया, L cos थीटा है √3/2। सेम यहाँ पर ये भी L √3/2 आएगा। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, इसको यदि हम ABCD कहें, ABCD वैसे 1 2 3 4 भी लिख चुके थे, तो AC कितना हो गया, L √3/2 प्लस L √3/2, सो L √3। तो सारा डिस्टेंस में पता है। इस पार्टिकल के लिए जो डिस्टेंस है L जो कि दिया हुआ 2 मीटर है, इसके लिए भी L 2 मीटर, और अब हम पता कर चुके हैं इसका कितना, L √3। तो हम यहाँ से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, पहला का मास लेते हैं, ये 0 मास है 1 kg, डिस्टेंस है 0²। दूसरा ये वाला लेते हैं, मास है 1 kg, डिस्टेंस है L²। तीसरा मास लेते हैं A, मास है 1 kg, डिस्टेंस कितना है L² √3 उसका स्क्वायर, प्लस चौथा ये लेते हैं, मास है 1, डिस्टेंस है L²। यही आपका आंसर है। ये तो 0 हो गया, 1 2 3 2 3 5 L², और L का वैल्यू 2 मीटर दिया हुआ है, 20 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर ये यूनिट है। ये आपका आंसर है। इस 20 यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, मान लीजिए ये मीन पोजीशन है और ए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एम्पलीट्यूड है x = 0, x = a, x = -a। ये एम्पलीट्यूड है कितना है 8 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द where the velocity of the particle is 1/4 of its maximum velocity is square root over। वो डिस्टेंस कहाँ से, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। क्लियरली नहीं लिखा हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, उस पॉइंट का जहाँ पर इसका वेलोसिटी मैक्सिमम का 1/4 मान लेते हैं, वो जो है सो यहाँ पर है। यहाँ पर है, मान लेते हैं कोई पॉइंट P है। ये डिस्टेंस उसका हम मान लेते हैं कुछ भी है, ठीक है, जो भी है x मान लेते हैं। तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर जो वेलोसिटी है वो कितना होता है, ये उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा a² - x², यही फॉर्मूला है। जब x 0 है तो यानी यहाँ पर इसका वेलोसिटी ओमेगा a जो मैक्सिमम है, वेलोसिटी जो मैक्सिमम है होता है वो होता है ओमेगा a, और मिनिमम जब x a के बराबर है तो हो गया 0। वो कहाँ पे होता है, x = a, यहाँ पर 0 होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेलोसिटी है, इधर जा रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, घटते घटते यहाँ 0 हो गया। अब इधर से फिर बढ़ने लगा, बढ़ते 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 यहाँ मैक्सिमम हो गया, फिर इधर से घटते 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 0 हो गया। ऐसे ही ये वाइब्रेट करते रहता है, ऑसिलेट करते रहता है। तो क्वेश्चन ये है कि हमें उस पॉइंट का पता करना है जहाँ पर इसका वेलोसिटी मैक्सिमम जो कि ओमेगा a है उसका 1/4 है इस P पॉइंट पर। तो इसी फार्मूला में फिर रखते हैं इसको, ये कितना है V max का 1/4 है, पार्टिकल इज 1/4 ऑफ मैक्सिमम। ओमेगा कितना है, ओमेगा है, हमें अभी नहीं बताया गया, ओमेगा a का वैल्यू बताया गया, और ये जो है a² - x², हमें x का वैल्यू पता करना है। बस V मैक्स जो है सो ओमेगा a है, लिख देंगे ओमेगा a/4। ओमेगा यहाँ पर कट गया,
ये फैक्टर आउट हो गया, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं बताने का, ओमेगा चला गया। स्क्वायर कर देते हैं, ये ए स्क्वायर बाय 16 हुआ, इधर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 15 ए स्क्वायर बाय 16, सिंप्लीफाई कीजिए और तब एक्स का वैल्यू आया स्क्वायर रूट ओवर 15 ए बाय 16, प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो गया ए नहीं ए स्क्वायर है तो ए बाय 4 टाइम्स 150 इतना हुआ। प्लस माइनस का मतलब कि यहाँ पर भी ये और यहाँ पर ये दोनों ही जगह जो सिमेट्रिक है इससे, वहाँ पर दोनों ही जगह इसका वेलोसिटी कितना होगा 1/4 होगा। एक इधर जा रहा होगा तो इधर आ रहा होगा, एक इधर जा रहा होगा इधर आ रहा होगा, दोनों डायरेक्शन में, तो वो दोनों पोजीशन पर हमारा वेलोसिटी जो है सो 1/4 होगा। और यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा, ए कितना लिखा था 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर बाय 4 स्क्वायर रूट ओवर 15, तो ये 2 स्क्वायर रूट ओवर 15 आंसर हमें देना है स्क्वायर रूट के रूप में, ये है। तो इसको अंदर ले जाते हैं, अंदर जाकर 4 बन गया, तो ये हो गया टोटल स्क्वायर रूट ओवर 60 सेंटीमीटर, ये आंसर है। तो 60 हो गया, अल्फा की वैल्यू 60। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये साउंड से क्वेश्चन है और साउंड में भी ऑर्गन पाइप से क्वेश्चन है। ऑर्गन पाइप्स, 8th ओवरटर्न ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, इधर हम क्लोज्ड लेते हैं, देखिए क्लोज्ड कर दिया, और इधर जो है हम एक ओपन लेते हैं, ओपन ऑर्गन पाइप। तो क्लोज्ड और ये जो ऑर्गन पाइप है उसका 8th ओवरटोन, 8th ओवरटोन ये किसको कहते हैं, 8th ओवरटोन मतलब स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल, पहला हुआ जो फंडामेंटल, दूसरा हुआ फर्स्ट ओवरटोन, तीसरा हुआ सेकेंड ओवरटोन, ये हार्मोनिक से ऐसे करके, और इधर जो है सो थर्ड ओवरटोन। तो 8th ओवरटोन ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप yields delta f is equal to 9 beats per second with an open pipe in the third overtone। ये थर्ड ओवरटोन में है और ये 8th ओवरटोन में है, और ये दोनों को एक साथ यदि हम ट्यून करते हैं, उसको साउंड निकालते हैं, तो हमें 9 बीट पर सेकेंड का, 9 हर्ट्ज का बीट सुनाई पड़ता है। बीट मतलब बीट कब सुनाई पड़ता है, जब दो साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत आसपास हो, वो जब साथ में उसको हम साउंड करते हैं तो दोनों फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है उतना हमें उसका बीट सुनाई पड़ता है, डिफरेंस जितना है f माइनस F1, और F1 F2 बहुत दूर नहीं रहना चाहिए। ये F1 माइनस F2 जो है इसको 16 से कम रहना चाहिए, 16 से यदि ज़्यादा हो गया तो हमारा कान उसे सुन के समझ नहीं पाएगा, वो बीट को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। ये बीट है मतलब कि इतना बार जो साउंड है कम बेसी सुनाई पड़ेगा, तो इतना फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगा, जैसे 3 बार सुने ना, ये 1 सेकंड में जो है 16 बार से ज़्यादा नहीं सुन सकते, ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो खैर यहाँ पर अब जो क्वेश्चन दिया है वही है कि इसका 8th ओवरटोन लेना है, तो पहले इसमें फ्रीक्वेंसी जो होता है वो कैसे होता है, यहाँ पर होता है V/4L, ये रहता है 2n-1, यहाँ पर ऑड इंटेजर्स है 1 3 5 7 4, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2n-1, और यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी जो है सो V/2L, ये n है, n जो है सो 1 2 3 4 सब रहता है, यहाँ भी है n = 1 2 3 4, यहाँ भी है 1 = 1 2 3 4 ऐसे। तो इसका 8th ओवरटोन करने का मतलब है n का वैल्यू 9 देंगे, क्योंकि f = 1 फंडामेंटल है, उसके बाद में फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन ऐसे करके चल रहा है, तो 8th ओवरटोन का मतलब है n = 9 रखना है। तो n = 9 रखना है, तो ये कितना आया, इधर फर्स्ट वाले ले F1 नहीं कहेंगे, कुछ और ठीक है आप कहते हैं, इसको f प्राइम कहेंगे जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और नहीं तो इसको जो है ओपन कहते हैं, इसको क्लोज्ड कहते हैं FC n = 9, ये कितना आया 9 × 2 18 -1 17 V/4, L का वैल्यू कैपिटल L दिया है, ठीक है कैपिटल L। यहाँ पर चलते हैं ओपन, ये कितना है थर्ड ओवरटोन है राइट, नहीं थर्ड ओवरटोन है तो फोर्थ लेना पड़ेगा, थर्ड ओवरटोन है, ये हुआ पहला फंडामेंटल, ये जो है सो फर्स्ट ओवरटोन हुआ, ये जो है सो सेकंड ओवरटोन हुआ, तो ऐसे ही थर्ड ओवरटोन जो है सो फोर्थ वाला होगा, n का वैल्यू 4 रखना होगा।
एल का वैल्यू सेम है दोनों में, और ये दोनों में जो भी बड़ा होगा 9 माइनस FO4, हम उसका जस्ट मॉड ले लेते हैं, जो भी बड़ा होगा सो होगा। वो जो है सो कितना हुआ है 9 दिया है, बीट जो है 9 दिया है, डेल्टा है। अब यहीं से जो है सो हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे, एल का वैल्यू। उसने एल का वैल्यू पूछा है ना, एल का वैल्यू बताना है। बी का वैल्यू 332 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। ये कितना 17V/4L, और ये है 4V/2L इक्वल टू 9। इसको ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 17V/4L और ये हो गया 8V/4L। ये वाला बड़ा है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बड़ा है। फिर भी हम मॉड लिखते चले गए, नहीं लिखते तो भी चलता। तो ये कितना आ गया 9V/4L इक्वल टू 9, ये 9 चला गया, और इस तरह से हमें पता चल गया कि L इज इक्वल टू V/4 है, और V कितना है 332/4, 332 है, हाँ। तो हमें पता चल गया कितना है, और ये क्या है मीटर पर सेकेंड है, तो L का वैल्यू इतना मीटर आएगा। ये मीटर पर सेकंड नहीं लिख सकते ना, ये L का वैल्यू है तो जस्ट मीटर है, क्योंकि यहाँ पर मीटर पर सेकंड लिखे हैं। तो ये जो 4×32 83 मीटर, ये तो बहुत बड़ा हो गया। 83 मीटर, इतना बड़ा कौन ऑर्गन पाइप बनाएगा? 83 मीटर, बिल्डिंग नहीं होता इतना हाइट का। तो खैर क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसे है, ठीक है। तो इसको इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर बस ये देखना है कि ऑर्गन पाइप है, और ऑर्गन पाइप में जो इसमें क्या आपको याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है ऑड मल्टीपल ऑफ V/4L, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी होता है वो ऑल मल्टीपल ऑफ V/2L। ये V/2L का इंटीग्रल मल्टीपल, और यहाँ पर V/4L का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो ऑड इंटीग्रल को 2n-1 कर देंगे, n=1 रखेंगे तो ये 1 आएगा, n=2 रखेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पर n को 1 2 3 4 5 जो भी मर्जी है रखते चले जाते हैं। और ये दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का बीट फ्रीक्वेंसी बोला, दोनों को साथ में बजाने से हमें बीट सुनाई पड़ता है। 4 तो सुना आपने, तो 1 सेकंड में 9 सुन रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी 9 है। और ऐसा तब होता है जब 2 बहुत क्लोज फ्रीक्वेंसी का इंस्ट्रूमेंट जो है बजाया जाता है एक साथ में, तभी सुनाई पड़ता है। तो ये दोनों में से यदि हम डिफरेंस निकाल लें, बीट फ्रीक्वेंसी होता है दोनों का डिफरेंस, तो ये दोनों का डिफरेंस 9 दिया है, सबका वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं L के लिए, इसको सॉल्व करते हैं L के लिए, L आया 83 मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट वीडियो में इसका लास्ट 6 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।